कोरोना में बचपन लोग है। पहली लहर में बुजुर्गों और दूसरी में नौजवानों को संक्रमण के चलते उन्हें घर में कैद रखा गया। अब तीसरी लहर में उनके ही सबसे ज्यादा संक्रमित होने का डर है। ऐसे में एक साल से घरों में घुटकर रह रहे बच्चों के बारे में सोचकर ही दिल घबराता है कि आखिर उनका क्या कसूर है। पहली लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट में 4% बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे और दूसरी लहर में ये संख्या 10% तक पहुंच गई है। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो देश में बच्चों की 30 करोड़ की आबादी का ये 14% होगा। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने फरवरी 2021 की अपनी सीरो रिपोर्ट में कहा था कि 25.3% बच्चों में वायरस के एंटीबॉडी मौजूद थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 25.3% बच्चों को कोरोना संक्रमण हो चुका है। जाने माने वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर वी रवि की माने तो अगर पहली और दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को और सीरो सर्वे के आंकड़ों को मिलाकर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि भारत में 40% बच्चे कोरोना वायरस के संपर्क में आ चुके हैं, यानी 60% बच्चों को कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता है। भारत में लगभग 30 करोड़ बच्चों में से लगभग 18 करोड़ के कोरोना से संक्रमित होने का डर है। इस 18 करोड़ में से अगर ये मान लिया जाए कि 20% यानी 3.6 करोड़ बच्चे संक्रमित हो जाते हैं तो इनमें से 1% को भी अगर अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ी तो क्या इसके लिए हम तैयार हैं? ऐसे में सभी की यही कामना और प्रार्थना है कि पहले से लोक बचपन को तीसरी लहर से किसी तरह से बचा लिया जाए, जिन निरीह मासूमों का कोई कसूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कोरोना, इसके साइड इफेक्ट्स, क्या क्या सब कुछ हुआ, ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर, सब चीजें चलती रही। लेकिन एक बड़ा सवाल ये होता है कि हमारे बचपन का क्या होगा। एक साल से बच्चों का लॉकडाउन है, बच्चे घरों में हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके अपने सपने होते हैं कि क्लास में किलकारियां गूंजती हैं, उसके बाद समर में अपने उनके प्रोग्राम्स होते हैं, किसी को कुछ हॉबी क्लासेस ज्वाइन करनी होती हैं, किसी को समर कैंप्स ज्वाइन करने होते हैं, कोई अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाता है, पूरा एक प्लानिंग होती है। लेकिन बच्चे इस वक्त कैद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली मर्तबा तो कुछ रिस्क भी उठाया जा सकता था कि चलिए मई जून में बच्चों को किसी के यहाँ भेज देंगे, थोड़ा सा कम हो रहा था, बच्चे बाहर निकल पा रहे थे, यानी कि साइकिलिंग कर सकते थे, घर में के नीचे क्रिकेट खेल सकते थे। लेकिन अब तीसरी लहर की जो आशंका बताई जा रही है, उसके चलते बच्चों को लेके कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता। हालात ये हैं कि जिसका जितना घर है, छोटा बड़ा जैसे भी, बच्चे उसी में अपने को एंजॉय करने की पूरी कोशिश कर। लेकिन फिर भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं। दिन भर करें क्या? हम टीवी देखें, घर वाले कहते हैं कि नहीं बस टीवी बहुत हो गया, अब बंद करिए इसे। स्क्रीन गेम्स खेलें तो बच्चों को कहा जाता है कि नहीं बिल्कुल जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इससे। तो बच्चे करें क्या? यह बड़ा सवाल होता है। इस बीच केवल एक बच्चों की मानसिक स्थिति पर असर नहीं पड़ रहा, अभिभावकों के भी पड़ रहा है कि बच्चों के साथ होगा क्या। एक साल बर्बाद, दूसरा साल भी बर्बाद होने को जा रहा है। और कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि स्कूल खुल पाएंगे कि नहीं खुल पाएंगे। तो चलिए आज हम जो चर्चा करेंगे, हमारे साथ मनोचिकित्सक अखिलेश जैन साहब हैं, हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ, नीतू भट्ट हमारे साथ एक टीचर हैं, वो जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। अखिलेश जी, ये एक ऐसा वक्त है कि जो टाइम बच्चों को खेलने कूदने का मिलता है एग्जाम से फ्री होकर के, मई जून में कौन सोचता है कि हम घर में रहेंगे।
सब बच्चों की अपनी पूरी प्लानिंग होती है, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में। और अब तो जो वर्चुअल दुनिया होगी उनकी प्लानिंग्स अपनी होती हैं वीडियो कॉल्स के जरिए कि हाँ इतनी तारीख को वहां मिलेंगे, इतनी तारीख को वहां मिलेंगे। ये सब एक वर्चुअल दुनिया में और सिमट कर कैसे रह गया बचपन। क्या इसके वास्तव में कुछ मनोचिकित्सक के नाते कुछ साइड इफेक्ट्स आप देख पा रहे हैं, या कुछ इस तरह के केसेज आते हैं सामने? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो विषय उठाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसके लिए आपको साधुवाद। थैंक यू सर। ये तय है कि विगत 1-1.5 वर्ष से हम देख रहे हैं जिस तरह से कोरोना महामारी का दौर चला है, और अब जो सेकंड वेव है जो और ज्यादा घातक है और जिसका प्रसार बहुत व्यापक हुआ है और काफी तीव्रता से हुआ है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेष रूप से जब हम बच्चों की बात करते हैं कि बच्चों को हम किस तरह से सुरक्षित रखें। जब हम बड़ों को ही एक लॉकडाउन के जरिए, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए, एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के जरिए जब हम उनसे ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बचाव ही आज भी इसका एक सबसे एविडेंस बेस्ड उपाय है, तो फिर बच्चों के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, ये समय की मांग है, बच्चों को घर में रहना पड़ रहा है, उनके एकेडमिक्स भी इससे डेफिनेटली प्रभावित हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमें जो कोविड की जो मार है उसको देखते हुए ऐसा स्टेप उठाना जरूरी था, पहली बात। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि बच्चा जब स्कूल से घर में रहा है पिछले 1-1.5 साल से, तो देखिए स्कूल में जब बच्चा होता है तो स्कूल की एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज होती हैं, स्कूल का एक अपना शेड्यूल होता है, और स्कूल के हिसाब से बच्चे का भी अपना घर में एक शेड्यूल रहता है। बच्चा घर में उसी हिसाब से उसको सोना होता है, उठना होता है, तैयार होना होता है, स्कूल जाता है। वो स्कूल में पीयर रिलेशनशिप होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, उनके साथ एक जो कम्युनिकेशन होता है, जो सोशलाइजेशन होता है, आपस में जो बच्चों के विचारों का आदान प्रदान होता है, जो एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करते हैं, जो एक दूसरे से वो बातें सीखते हैं, एक दूसरे के साथ जो अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, या टीचर्स जो उनके मेंटर्स होते हैं उनके साथ जो वो एक बातें सीखते हैं, निश्चित रूप से उन बातों का पिछले 1 साल में अभाव रहा है। तो इसका निश्चित रूप से सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है बच्चों की दिनचर्या पे पड़ता है, कहीं ना कहीं उनमें एक लिथार्जी आना, इनअटेंटिवनेस आ जाना, क्लिंगिंग बिहेवियर हो जाना, पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाना, इनअटेंटिव हो जाना, अपने आप में सिमट के रह जाना, और छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आ जाना। और अगर बच्चे ज्यादा छोटे हैं तो उनमें नींद की प्रॉब्लम आना, नाइटमेयर्स आना, उनके भूख में परिवर्तन हो जाना, ये सब उनके व्यवहार में देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रूटीन जो है वो बिगड़ा है, कहीं ना कहीं जो उनका एक स्ट्रक्चर्ड, जो ऑर्गेनाइज, जो एक उनका पैटर्न जो चलता था लाइफ का, वो कहीं ना कहीं बिगड़ा। कहीं ना कहीं एक जो उनमें एक जो सोशल रेसिप्रोकेशन होता था अपने कलीग्स के साथ, टीचर्स के साथ, उसको भी कहीं ना कहीं वो मिस करते हैं। तो इसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से बच्चों पर कहीं ना कहीं पड़ा है। लेकिन इसके बचाव के उपाय भी है, इसके बहुत सारे और बातें भी है जो हम आगे वाली चर्चा में करेंगे। जी, मैं वापस लौटूंगा। नीतू भट्ट हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गई हैं, खुद एक टीचर भी हैं, एक अभिभावक भी हैं। नीतू जी, बच्चों को हम देख पा रहे हैं, आप तो बिल्कुल एजुकेशन से खुद जुड़ी हुई हैं। इस समय बच्चों की किस तरह की स्थितियां होती हैं, और अभी डॉक्टर साहब ने सही कहा कि ये देखिए परिस्थितियां हैं, हमें जीवन भी बचाना है। ये बात सही है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे आएंगे, मनोचिकित्सकों के माध्यम से लीजिए, आप फिजिकली हम देखें, बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन चैलेंजेस है जैसे समय के साथ स्थिति में। लेकिन आज हमारी चर्चा करना लाजमी है कि हाँ, बच्चों की किस तरह से केयरिंग की जाए, क्या उस पर असर आ सकता है, अभिभावकों को किस तरह से मैनेज करना है। नमस्कार योगेन जी, एंड रिग्रेट चाहती हूँ कि थोड़ा मैं ज्वाइनिंग करने में लेट हो गई। अब आपने सही बोला, ये बहुत जरूरी है क्योंकि लॉकडाउन है, कोविड टाइम है, पेंडेमिक चल रहा है, बच्चे अंदर बंद होके सिमट के रह गए हैं। लेकिन इस लाइफ में अब क्या है, बच्चों का एक्सपोजर, जैसा अभी बता रहे थे कि बच्चों का एक्सपोजर बिल्कुल खत्म हो चुका है और अंदर रखना है। बट अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नीतू जी थोड़ा सा आपका फ्रेम में सेट करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि आपका फोरहेड कट रहा है अभी, थोड़ा सा आप इसको झुकाएं। अभी ठीक है? जी नहीं, अभी नहीं है ठीक, अब ठीक है, अब ठीक है जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। तो अभी जो जिम्मेदारी है पेरेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर डबल आ गई है जिम्मेदारी। पहले जो जिम्मेदारी थी पेरेंट्स के ऊपर कम थी, अब जो है पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी मुझे लगता है टीचर्स की भी आ गई है।
और उनको जो अब रोल मॉडल, पहले जो बच्चों का एक्सपोजर जो फ्रेंड्स के थ्रू उन्हें मिलता था और बाहर जब वो सोसाइटी में निकलते थे और बाकी चीजें सीखते थे, वो कम हो गया क्योंकि वो अंदर सिमट के रह गया। मोर ऑफ जो है हर चीज टेक्निकल बेस्ड हो चुकी है। तो इस टाइम पे पेरेंट्स का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और पेंडेमिक टाइम में हो क्या रहा है कि बच्चा जब आपको पूरे टाइम घर में दिखता है तो पेरेंट्स उसे हर वक्त टोकते हैं, रोकते हैं कि ये मत करो वो मत करो, और साइकोलॉजिकली बच्चा जो है बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उस समय पे ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चे के लिए एक जो माहौल, जो जिम्मेदारी बड़ी और जो एक नेगेटिविटी घर में भी आती है, तो हर कहीं पर जिस सुनते हैं कि कोविड है इसकी वजह से ये हो गया, तो हर प्रेशर हमारा बच्चे के ऊपर भी कई बार निकल जाता है। तो इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे का एक शेड्यूल बनाए जिसमें बच्चा जो है बिजी रहे, ना कि वो सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग खेले या टेक्नोलॉजिकल बेस्ड चीजें करे। उसके साथ आप टाइम स्पेंड करके उसका एक प्लान आउट करिए कि इस टाइम पे हम उसके साथ ड्राइंग करेंगे, उसके साथ हम खाएंगे, खेलेंगे, पिएंगे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा घर में बैठे और हर वक्त पेरेंट्स उससे बोले कि क्या तुम टीवी देखते रहते हो, तुम मोबाइल, क्योंकि अब क्या हो गया, पढ़ाई भी मोबाइल पे हो रही है, हर चीज मोबाइल पे हो रही है या लैपटॉप पे हो रही है। तो बच्चा इजीली पेरेंट्स को बोल देता है और उसका जो एक्सपोजर, जो फ्रेंड्स से वो जो सीखना था, जो पीयर ग्रूमिंग होती थी बच्चे की, वो खत्म, काफी कम हो गई है इस टाइम पे। और स्पेशली मैं कहूंगी वो बच्चे, एज ए टीचर मुझे बहुत अफसोस होता है कि ये इतनी गलत टाइम, पैंडेमिक जो है, सबसे जो छोटे बच्चे, हमारे जो नर्सरी केजी के बच्चे थे, वो अभी तक स्कूल गए ही नहीं है। वो पिछले साल नर्सरी में थे, इस साल बिना पढ़े वो केजी के बच्चे बन गए हैं, फिर यूकेजी के बन गए। तो इस तरीके से जो बच्चों का स्कूलिंग जो रुका है, जो उनका जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, वो बहुत इफेक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस टाइम पे निश्चित रूप से पेरेंट्स के ऊपर डबल प्रेशर है। बिल्कुल मार्च में या फरवरी में जो स्कूल ज्वाइन करने का टाइम है, वो तो बस अभी सीख पा रहे हैं। कोरोना, लॉकडाउन, रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत और ये सब कुछ चीजें अभी क्यों जो दूर देख पा रहे हैं, घरों में चर्चाएं देख रहे हैं। चलिए वापस अखिलेश जी के पास जाना चाहूंगा। सर, स्थितियां हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, आपने सही कहा कि परिस्थितियां हैं, इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। और आने वाली जो वेव है जिसको लेकर के आशंका जाहिर की जा सकती है, आईसीएमआर खुद कह चुका है कि तीसरी वेव को खारिज नहीं कर सकते हैं, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है, और वो बचपन पे भारी भी बताई जा रही है। तो ऐसे में साइकोलॉजिकली प्रेशर न हो पेरेंट्स पे भी और बच्चों पे भी, तो क्या किया जाए इसमें? देखिए, मैडम ने जैसा भी बताया, निश्चित रूप से चूंकि मैम खुद एक टीचर हैं और वो एक मदर भी हैं, तो उन्होंने निश्चित रूप से जो एक्सपीरियंस किया है उन बातों को शेयर किया है, और वो काफी हद तक बहुत रिलेवेंट, और अगर हम उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखें तो बहुत सटीक बातें हैं। देखिए, महत्वपूर्ण ये है, जब मैं पहले चर्चा कर रहा था उसमें जो बच्चों पर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है उसमें कई फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि बच्चे की एज क्या है, उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, उस बच्चे के कोई साथ में कोई और एग्जिस्टिंग ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या अंडर प्रिविलेज अगर बच्चे होते हैं जो ज्यादा इसके लिए प्रोन होते हैं कि उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स ज्यादा हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि जो इसका एक, जो जैसे मैडम ने अपनी चर्चा में थोड़ा सा जिक्र किया था कि अब सारा डिजिटलाइजेशन है, आपको क्योंकि पढ़ाई को भी साथ में जारी रखना है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई इनोवेटिव अप्रोच लानी थी, और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडीज चल रही हैं जो जरूरी भी हैं, निश्चित रूप से जरूरी हैं, क्योंकि आप किसी को आइडल कब तक बिठा के रखेंगे। तो ये बहुत जरूरी था कि उनकी एजुकेशन भी जारी रहे, तो उसके लिए ये जो डिजिटल मोड आया है, निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय प्रयास है। और आप देखेंगे गवर्नमेंट ने एक प्रज्ञाता गाइडलाइन भी इसके लिए जारी करी थी कि भाई कौन सी क्लास में बच्चे को कितने टाइम पढ़ाया जाए, क्या उसका स्क्रीनिंग टाइम होना चाहिए, पेरेंट्स को उसमें क्या करना चाहिए। इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो इसमें हमको ध्यान देने लायक है, क्योंकि अब पढ़ाई जो है वो डिजिटल मोड में हो रही है, तो इसका एक जो सबसे बड़ा जिसको मैं कहूँगा बाई प्रोडक्ट, या जो एक हमारे लिए एक जो समस्या है, वो यह है कि जब बच्चा ऑनलाइन स्टडी करेगा तो निश्चित रूप से देयर विल बी हाई प्रोबेबिलिटी कि कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अनसेफ साइट्स पे भी जा सकता है। और जब वो अनसेफ साइट्स पे जाता है तो कहीं ना कहीं साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, इस तरह के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं बच्चे के मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बाधा पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स की निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि उनको अपना जो जॉब प्रोफाइल है, जो उनका जॉब वर्क है, उसको भी करना है, लेकिन साथ ही साथ उनको बच्चों की, विशेष रूप से जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ऑनलाइन मोड में जब आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चा हर बात को ग्रास नहीं कर सकता, तो पेरेंट्स की प्रेजेंस भी उसमें कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे रूप में एक जरूरी हो जाती है कि वो
उससे समझ के उसको कुछ समझाएं। प्लस आपको बच्चे को इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली चाहे अनचाहे कोई ऐसी साइट्स पे तो नहीं जा रहा है जहां पर कि इन बातों का खतरा हो सकता है। तो निश्चित रूप से पेरेंट्स की जिम्मेदारी ऐसे में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात इसमें जो अगर हम करें तो जो मैडम ने बताया, देखिए जब आप स्कूल में होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, तो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आप रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब आप बच्चों को घर पर पढ़ा रहे हैं, घर पर बच्चा है, तो आप कहीं ना कहीं उसकी शेड्यूलिंग उस हिसाब से करें जैसा वह स्कूल में उसकी क्लासेस चलती थी। निश्चित रूप से उसमें रिलैक्सेशन होंगे, उसमें आपका इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसके टास्क की शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, उसके सोने का टाइम, उसके उठने का टाइम। लेकिन जैसा मैडम ने कहा था कि उसमें आपको बहुत ज्यादा डाउट नहीं है सर, थोड़ा सा बच्चों की दिनचर्या को सेट भी करना होगा कि उनके खाने पीने के साथ में कब उनको रात को सुलाना है, सुबह जल्दी उठा करके उन्हें एक्सरसाइज करानी है। हम लगातार ये बात भी कहते हैं कि बच्चों को जो उगता हुआ सूरज होता है उसकी रोशनी जो होती है, यानी कि धूप जो होती है, उसमें जरूर बच्चों को घंटे आधा घंटा एक्सरसाइज कराएं। उन्हें वो फीलिंग्स भी होने दें कि हम क्लास के जो फ्री पीरियड होता है उसमें हम एंजॉय कर रहे हैं। पड़ोसियों के बच्चों के साथ हो सकते हैं, अपनी अपनी मकानों पे हो सकते हैं, कुछ इस तरह के वो करना बहुत जरूरी है। तो फिजिकली सर जो एक्सरसाइज होनी चाहिए वो भी बच्चों की नहीं हो पा रही है अभी। उसमें बहुत महत्वपूर्ण यह भी है कि जब आप उनकी रीशेड्यूलिंग करते हैं, आप उनका जो शेड्यूल बनाते हैं, आप उनके साथ में बैठते हैं, आप उनको बताते हैं भाई आपको उनको जितना आप एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट दे सकते हैं घर में रहते हुए, उतना स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट आपको देना चाहिए ताकि उसको कहीं ना कहीं उस कमी को आप ज्यादा से ज्यादा हद तक पूरा कर सकें। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि उसमें बीच बीच में बच्चे को ब्रेक्स देने चाहिए। आपको बच्चे के साथ आपको ज्यादा समय शेयर करना चाहिए, उसके इमोशंस को आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको इग्नोर नहीं करें, जजमेंटल ना हो, उनकी बातों को समझें। साथ में उनके साथ इंडोर एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, चूंकि मैंने बताया जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 3 से 6 साल के बच्चे हैं या 10 साल तक के बच्चे हैं, उनकी इस पीरियड में डिपेंडेंसी पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा बढ़ जाती है। जो एडोलेसेंट है, 15-16 साल के जो बच्चे हैं, उनके बजाय छोटे बच्चों की जो डिपेंडेंसी है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा होती है। तो ऐसे में निश्चित रूप से उनकी डिमांड जो होगी वो ज्यादा होगी। ऐसे में पेरेंट्स के ऊपर एक ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो बच्चों को पहले के मुकाबले ज्यादा समय दें, उनके साथ खेलें, उनके साथ इंडोर एक्टिविटीज करें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करें ताकि वो वर्चुअल वर्ल्ड से ज्यादा दूर रहें। क्योंकि जब तक आप उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक आप उनको अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो दोबारा से उसी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, वीडियो गेम खेलने की या कंप्यूटर गेम्स खेलने की। तो कहीं ना कहीं आपका समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। निश्चित रूप से तो ये बच्चों पे ही हम नहीं छोड़ सकते हैं कि बच्चों से हम अपेक्षा करें कि वो वीडियो गेम ना खेले, मोबाइल को हाथ ना लगाएं, टीवी को ज्यादा देर तक ना देखें, क्योंकि अगर उनके साथ अगर हम समय स्पेंड नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो डाइवर्ट होंगे। एक पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होता है, उससे ज्यादा बच्चे सो नहीं सकते। करेंगे क्या? बाहर निकलने नहीं देंगे कि गली में साइकिल मत चलाइए, कोरोना वायरस का खतरा है, आप पड़ोसियों के जा नहीं सकते हैं, आपकी जितनी बड़ी छत है उसी में आप इवनिंग में और मॉर्निंग में खेल सकते हैं। तो बचपन जो है उस पर निश्चित रूप से लॉकडाउन हो चाहे कोरोना बहुत भारी पड़ता नजर आ रहा है। हाँ नीतू जी, मैं सवाल लूंगा लेकिन आप बीच में कुछ कहना चाहते हैं। हाँ योगेन जी, मैं ये कहना चाह रही थी, ये आज के टाइम पे जहाँ हम चैलेंजेस, पेंडेमिक चैलेंज जहाँ हम हैंडल कर रहे हैं, बच्चों को हम सेफ्टी देना चाह रहे हैं, और हम वैक्सीन की बात करें कि हमें बच्चों की वैक्सीन इमीडिएटली चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी सिचुएशन आ चुकी है कि हम बच्चों की हेल्थ रखना चाहते हैं लेकिन हम बच्चों को खेलने नहीं जाने दे सकते। हमें उनको फिटनेस देनी है लेकिन बच्चा बाहर नहीं जाएगा, जो करेगा घर के अंदर करेगा। उनकी हेल्थ को हमें जो इम्पोर्टेंस देनी है वो सारी हमें घर में रह के करनी है। तो मेरा ये मानना है जितनी आज की डेट में जितनी इम्पोर्टेंस हमारे लिए हेल्थ है, और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें लॉकडाउन के अंदर रह के अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है। तो इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज जो पेरेंट्स फील करते हैं, मैं भी एक पेरेंट हूँ, आप भी एक पेरेंट है, कितनी मुश्किल होती है जब बच्चा बाहर नहीं जा पाता और हर वक्त बच्चा चेंज चाहता है। बच्चे का एक नेचर होता है कि वो बहुत देर तक एक ही जगह पे बंद होके नहीं रह सकता, उसको चेंज चाहिए होता है। तो उस टाइम पे बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी घर में प्लान आउट करना और एंड दैट टू भी उसे वेरिएशंस देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि बच्चे की मेंटल एंड हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों ग्रो कर सके। तो मैं ये बीच में आपसे कहना चाह रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की हेल्थ के ऊपर हम फोकस करें, जिससे कि वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, बच्चे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देके लॉकडाउन के अंदर रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हुए हम बच्चे की हेल्थ को मेंटेन कर सकें। क्योंकि पहले हम सोचते थे बच्चा स्कूल जाता तो टिफिन खा के नहीं आता, बट आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम बच्चे को हेल्दी डाइट दे सकते हैं।
तो उसके साथ अब चैलेंज पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है टाइम का, क्योंकि पेरेंट्स के पास पहले जो टाइम काम था वो काम कम नहीं हुआ, बढ़ गया है। और उसमें बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी, क्योंकि अगर बच्चा ठीक से ग्रो नहीं होगा तो पेरेंट्स को खुद ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे का जो शेड्यूल है उसको एक प्लान तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रहते हुए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का विकास करें घर के अंदर। इसमें कोई डाउट नहीं होता। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बचपन का ख्याल हम सबको रखना है, और अगर एक घर में जिस तरह की एक्टिविटी हम देखते हैं कि हाँ बच्चे ये इस तरह से करते हैं, और मैं कहूंगा कि इसे शेयर भी करिए आप। अगर बच्चे को हेल्दी एटमॉस्फेयर और हेल्दी फूड दे रहे हैं कि उसके, क्योंकि देखिए उसके सेहत की हमें ज्यादा चिंता है इस वक्त, क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने नर्सरी में यूकेजी एलकेजी में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वो स्कूल का चेहरा भी नहीं देख पा रहे हैं, होमवर्क ही चल रहा है अच्छा, सिर्फ उसका पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर है वो ये मान के चलता है कि ऐसा ही होता होगा, क्यों बच्चे को बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। उसको लॉकडाउन का पता है कि चलिए हाँ लॉकडाउन का मतलब है पेरेंट्स के साथ में रहना, एंजॉय करना, मस्ती करना, जो घर में बैठता है उसी से चले पड़ोसियों के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ खेलना, वो अभी डेफिनेशन समझ नहीं पा रहा है। तो यहाँ गौर करने की आवश्यकता है कि हम इस तरह की अगर चीजें होते हैं उसमें सोसाइटी में शेयर भी करें कि हाँ बच्चों के साथ हमें ये करना चाहिए, इस तरह का बिहेव किया जाना चाहिए, हमें उनका ख्याल कैसे रखा जाना चाहिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपको तनाव से बाहर ले जा सकती हैं। अब ज्यादा ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, डायलॉग रखिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। लेकिन यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आपदा में अवसर तलाशे जाते हैं, ये परिस्थितियां, डॉक्टर अखिलेश जी ने सही कहा था। इसी में हमें जीवन को और हेल्दी बनाना है, हमें उनको वो एटमॉस्फेयर देना है ताकि जिसकी जरूरत है उन्हें, और जो हम ये कह सकते हैं कि हाँ अगर वो नहीं देंगे तो हम उस बचपन को ज्यादा बिगाड़ देंगे बजाय लॉकडाउन के। लॉकडाउन तो परिस्थितियों वश हुआ है, लेकिन अगर आप बच्चे को कंपनी नहीं दे पाएंगे तो आप ज्यादा मुश्किल में डाल सकते हैं। एक बार वापस मैं अखिलेश जी आपके पास आना चाहूंगा, समय कम है लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि अभिभावकों को भी और बच्चों को भी किस तरह की केयरिंग की और आवश्यकता है। हम एक सुझाव के नाते भी दे सकते हैं उन्हें, और ध्यान रखने की भी आवश्यकता है कि हाँ बिल्कुल आपको ये चीजें, जैसे कुछ चीजें आपने बताई कि नजरअंदाज ना करें, आप उसे अपना जजमेंट ना मान के चलें, बच्चे की फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करें। तो यहाँ और किस तरह से हम ध्यान दे सकते हैं कि हाँ बिल्कुल कोविड आ रहा है, तीसरी लहर है, इसे खारिज नहीं कर सकते। पेरेंट्स की जो परेशानी ये है कि चलिए आज का वक्त निकल गया, कल का और निकलना चाहिए। जैसे हम सुन रहे हैं कि फला जगह 512 बच्चे संक्रमित मिले, 380 बच्चे से उस जिले में मिले, ये एक पैनिक करने वाली चीजें हैं। हम बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स की भी भावनाओं को समझना होगा। तो सर वो क्या ख्याल रखें अब ऐसे में? देखिए, जो अभी हमने चर्चा करी उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपके ही शब्दों से निकल के आई है, पेरेंट्स का जो, बिकॉज पेरेंट्स आर रोल मॉडल, बच्चों के लिए पेरेंट्स एक रोल मॉडल है। और जब बच्चा घर में है तो होम एंड पेरेंट्स, उनसे वो बहुत कुछ सीखता है। तो पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है, जो उनका व्यवहार है, वो पैनिकी नहीं होना चाहिए। अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा एंग्शियस होंगे या पेरेंट्स बच्चे के सामने अपने फियर को बहुत ज्यादा एग्जिबिट करेंगे या दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट बच्चे पे भी होता है। तो पेरेंट्स को बड़ा एक कंपोज्ड होकर के, एक अपने व्यवहार को संतुलित रखते हुए, अपनी जो वरीज हैं या जो अपना अनसर्टेनिटीज है, जो अपनी आशंकाएं हैं, उनको बच्चों के सामने बहुत ज्यादा व्यक्त ना करें, क्योंकि बच्चा उससे काफी कुछ सीखता है। तो आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है या जो आपका जो कंपोज्ड बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे के एटीट्यूड को और उसके बिहेवियर को भी डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें ये भी है कि अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, एडोलेसेंट है, तो देखिए अगर बच्चा आपके बारे में इंक्विजिट है, बीमारी के बारे में वो जानना चाहता है, तो हमको उसको छुपाना नहीं है, हमको उसको कंस्ट्रक्टिव वे में तरीके से बताना है। प्लस बच्चे को, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो घर के कुछ कामों में, क्रिएटिव वर्क्स में, जैसे आप घर के छोटे मोटे काम करा सकते हैं, उससे आर्ट वर्क करा सकते हैं, उसकी कोई हॉबी उसको डेवलप करने में, प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके डेवलप करें, डिसीजन मेकिंग में उसको इन्वॉल्व करें। उनमें बच्चों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आना भी बहुत जरूरी है। तो अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो घर के कुछ डिसीजन जो उससे संबंधित हैं, उनमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट भी हमको लेना चाहिए, ताकि उसमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आए। उसके साथ साथ जैसा आपने बताया, संवाद जो है, बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और समय समय पर डिजिटल मीडिया के जरिए आप बच्चों की, उनके फ्रेंड से, अपनी निगरानी में उनके फ्रेंड्स से आप उनकी बातें कराएं, ताकि उनको उनकी कमी महसूस ना हो, उनके अंदर एक जो डिप्राइवेशन है अपने सोशल रिलेशनशिप को लेकर के, उसकी उनको ऐसी फीलिंग नहीं आए। तो आप उनसे सोशल मीडिया के जरिए अपने फ्रेंड से उनको बात कराने का मौका दें, ताकि उनकी कनेक्टेडनेस भी, सोशल कनेक्टेडनेस भी बनी रहे। और उनके रूटीन को निर्धारित करते हुए उनके साथ आप सम्मिलित हों, उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। निश्चित रूप से पेरेंट्स के लिए ये एक बड़ी
चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि उनको अपना काम भी देखना है, घर का काम भी देखना है, लेकिन समय की मांग है। जितना कुछ हम कर पाएंगे इन बातों को लेकर के, जितना अच्छा हम कर पाएंगे, निश्चित रूप से यह समय भी निकलेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत हम प्रयास ज्यादा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम इस समस्या से भी बाहर आएंगे। बिल्कुल, देखिए चुनौतियां हमें मजबूत भी करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर परेशानी में रास्ते भी निकलते हैं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम ये कह सकते हैं कि आपदा में अवसर तलाशे जानी चाहिए। वो तमाम स्थितियां हैं, हमारे ग्रंथ भी ये बात कहते हैं कि आदमी मजबूत तभी होता है विषम परिस्थितियों में बाहर निकल करके आ सके। ये परेशानी है, परिस्थितियां हैं। इससे पैंडेमिक में पैनिक होना लाजमी है, लेकिन होने की आवश्यकता नहीं है। हम अवसर तलाशें, क्योंकि वक्त 24 घंटे आपके पास में एक दिन के हैं। आप उन्हें, जैसे नीतू जी भी कह रही हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं, आप उन्हें टाइम स्लॉट सेट करिए कि हाँ मुझे ये, बिल्कुल वो थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको रखना होगा। मुझे लगता है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी डिसिप्लिन मेंटेन हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं कि बच्चे आते हैं जब तक बैठे रहते हैं कि हाँ बिल्कुल झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ, अभी हमारा बच्चे भी स्कूल से आ गए। तो कम से कम ये दिनचर्या बच्चों के साथ सेट, बच्चों की जिनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि देखिए घर में काम क्या होता है, हम कैसे करते हैं, कि चलिए आप फ्रीज से बोतल निकाल करके लाइए, ये सब्जी वहां रख दीजिए, ये सामने से वो लग करके आइए, आप बाल्टी अपनी भरिए जब तक हम आते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपको मैनेज करनी होगी। नीतू जी समय कम है, मैं 1 मिनट का वक्त आपको दूंगा कि आप किस तरह करना है। बिल्कुल, ये देखिए जैसे मैंने कहा कि परेशानी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस समय को हंसते हंसते निकाल सकते हैं। जी योगेंद्र जी, मैं अभी आपकी जब बात सुन रही थी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपॉर्चुनिटी हम इसमें निकाल सकते हैं और अपॉर्चुनिटी है। हम पेरेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी है अपने बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट करने की। हम जैसी पर्सनैलिटी अपने बच्चे को देंगे, हम जैसे रोल मॉडल, जैसे डॉक्टर साहब जी ने बताया, हम जैसे रोल मॉडल उनके सामने बनेंगे, बच्चे हमें, क्योंकि कहते हैं कोई भी चीज आप 21 दिन तक करिए तो आपकी हैबिट बन जाती है, तो बच्चा आपको अडॉप्ट करेगा ही करेगा। कई पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि पूरा टाइम वो मोबाइल पे बैठे हैं, नो डाउट, क्योंकि पढ़ाई भी मोबाइल पे, सब कुछ मोबाइल पे। लेकिन अगर आप उनको एक रोल मॉडल की तरह आप उनका टाइम स्लॉट रखते हैं और हर चीज आप खुद भी टाइम स्लॉट से करते हैं, तो बच्चे आपको काफी हद तक फॉलो करेंगे और आप उन्हें एक अच्छा सिटीजन बनने में हेल्प कर पाएंगे। और स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, अगर यहाँ मैं बड़े बच्चों की बात कर रही हूँ, अगर इसके बाद छोटे बच्चों पे देखें तो आप उनकी एक हैबिट फॉर्म कर सकते हो, जैसा रूटीन आप चाहते हो, जिस तरीके से वो पढ़े, उनका एक टाइम शेड्यूल सेट कर सकते हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। हम इसे, पेंडेमिक है नो डाउट, लेकिन आप इसे उनकी फूड हैबिट्स डेवलप कर सकते हो, आप उनकी एक शेड्यूल में उनकी एक हॉबी डेवलप कर सकते हो, एक उनकी पर्सनैलिटी में जो उनकी बेस्ट चीज है आप उसको ऑनलाइन अपने सामने रखकर आप उनको ग्रो कर सकते हो। तो ये जो समय है, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम और भी इस पर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन समय की एक सीमा है, उसे ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को यहीं पे रोकना चाहूंगा। आप सभी का शुक्रिया। और ये हमें जरूरत इस वजह से महसूस हुई कि हम महसूस करते हैं कि बचपन किस तरह से लोग है, अभिभावक कैसे पैनिक हो रहे हैं, उन्हें कैसे गाइड किया जा सकता है, उनके कुछ क्वेरीज होती हैं वो आप लोगों तक कैसे पहुंच सकती हैं। सबके मिले जुले सवाल ये होते हैं कि हम करें क्या। निश्चित रूप से अखिलेश जी ने और नीतू जी ने काफी जवाब दिए हैं उनके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।